बात करने वाले हैं फूड एंड बेवरेज मैनेजर के बारे में। बेसिकली जो फूड एंड बेवरेज मैनेजर होता है उसकी आज की डेट में उसको डायरेक्टर ऑफ फूड एंड बेवरेज भी बोलते हैं, या फिर अलग-अलग टर्म्स होती हैं अलग-अलग होटल में। तो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ फूड एंड बेवरेज मैनेजर के बारे में ऑन बिहाफ ऑफ लाइक डायरेक्टर ऑफ फूड एंड बेवरेज भी सेम बात होती है और ये भी सेम बात होती है। तो अब इसके नीचे कौन-कौन लोग आते हैं, ये किन-किन चीज़ों के बारे में देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं फॉर्मेलिटीज़, फाइनेंशियल, कैटरिंग एंड मार्केटिंग पॉलिसीज़। अब देखो जो ये एक सेंटेंस है वो है तो अपने आप में बहुत छोटा, लेकिन इसके अंदर डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये बहुत वास्ट है। इसका एक सेंटेंस, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, एक टर्म के अंदर में बहुत सारे काम आते हैं जो कि एक F&B मैनेजर को करने होते हैं। फॉर्मेलिटीज़, फाइनेंशियल, कैटरिंग एंड मार्केटिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़। अब उसको अपने डिपार्टमेंट के अंदर, सिर्फ़ अपने डिपार्टमेंट के अंदर में उसको फाइनेंशियली चीज़ें देख के चलनी है, कैटरिंग से रिलेटेड चीज़ें देख के चलनी है कि मैं कितना मेरी फूड कॉस्ट जा रही है, खाने-पीने को लेके कहाँ पर हम लोग कैसे अच्छे-अच्छे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ और जो मार्केट में ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये सब सोचना F&B मैनेजर का काम है। एंड मार्केटिंग पॉलिसीज़, यानी कि मार्केटिंग पॉलिसी से लाइक किस एरिया में हम लोग किस टाइप की मार्केटिंग कर सकते हैं। सपोज़ कि नॉन-वेज वाली जगह पर जाके आप लोगों ने कुछ क्योंकि क्या होता है ना कि सॉरी नॉट नॉन-वेज, इट्स वेज, कि अगर वेज कोई आपका जो मार्केट एरिया है जहाँ पर आपको प्रमोट करनी है कोई भी चीज़, वो वेज वाली जगह है और आप वहाँ पे जाके नॉन-वेज की प्रमोट कर रहे हो, तो वो तो गलत हो गया ना। वहाँ से तो आपको कोई काम नहीं करने देगा। तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि आपको मार्केटिंग पॉलिसीज़ भी देखनी है कि आपको किस एरिया में जाके किस टाइप की मार्केटिंग करनी होती है। एंड स्ट्रैटेजीज़, आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, यानी कि होता है ना कि तरीके, चालाकियाँ, किस तरीके से आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ़ अपनी अपनी चीज़ों की तरफ में, कि आप ऐसा बाकी अपने प्रमोटर्स और आपके जो साइड में आपके कॉम्पिटिटर हैं, आप उनसे अलग क्या चीज़ें ऐसी दे रहे हो जो कि कस्टमर आपके पास ही आएँ सिर्फ़। ठीक है? सेकंड पॉइंट आता है आपका प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर हर डिपार्टमेंट विद जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर ईच डेजिग्नेशन लाइजिंग विद पर्सनल डिपार्टमेंट। अब ये जो इंसान है ना, ये जो बंदा है, इस बंदे का काम ये है कि इसको एचआर डिपार्टमेंट के साथ में मिलके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, अपने डिपार्टमेंट का एक चार्ट बनाना है कि मुझे अपने डिपार्टमेंट में इस सेक्शन में इतने बंदे चाहिए इस पोजीशन के ऊपर, तभी मेरा काम हो सकता है वरना नहीं हो सकता। ठीक है? ये पहले अपना जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करता है, एक पोज़ीशन तैयार करता है, फिर उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा और वो फिर एचआर के साथ में अपना प्रपोज़ल लेके जाता है कि मुझे इस पोज़ीशन के लिए इतने बंदे चाहिए। सपोज़ एक रेस्टोरेंट है आपका 100 कवर का, 200 कवर का मान लीजिए आपका, जहाँ वहाँ पर आप उसको चाहिए कि फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, ठीक है? उसमें उसको सपोज़ एक रेस्टोरेंट मैनेजर चाहिए है, 5 असिस्टेंट मैनेजर चाहिए हैं, 12 उसको सुपरवाइज़र चाहिए हैं, 20 से 30 उसको एसोसिएट चाहिए, होस्ट चाहिए हैं, 10 से 15 उसको इंटर्न चाहिए हैं, 5 से 10 उसको ओडीसी स्टाफ चाहिए है जो उसकी बैक एरिया वाइपिंग करता रहे। तो ये सब उसकी दिमाग की वो होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि हाँ, मुझे इस जगह पर इतने बंदे चाहिए। तो ये सब उसके कहने पर ये चीज़ें डिसाइड होती हैं, वही अपने डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से सोच सकता है कि क्या जॉब रहेगी, क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा, सो दैट वो इक्वल लेवल पे जो है वो काम डिसाइड कर सके कि वो मुझे ये बंदा मुझे इस काम में परफेक्ट है, ये मुझे ये चीज़ें करके देगा। तो उसके लिए भी इतनी हेडेक वाली चीज़ें नहीं रहेंगी, बैठे-बैठाए उसको इतनी सारी चीज़ें, उसके सारे काम टाइम पे हो जाएँगे, ठीक है? ये वैसे बहुत हेडेक वाला काम होता है। देन होता है कि अपॉइंटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। वैसे आज की डेट में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूँ कि सही लोगों को सही जगह पर अपॉइंट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। कुछ-कुछ कंपनी की पॉलिसीज़ भी हो चुकी हैं कि जो बंदा जिस चीज़ में, जिस एरिया में माहिर है, उसको वहीं पर ही रखो ताकि वो अपना अच्छा आउटपुट दे सके। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार मैनेजर को नॉट बार मैनेजर, बारटेंडर को उठा के आप लोग बोल दो कि आप होस्टेस का काम करो, होस्टेस को बोलो आप ड्रिंक्स निकालोगे, या फिर आप बोल दो कि आप सुपरवाइज़र का काम करो जाके। तो ऐसे क्या होता है कि जब बंदे को पहले आता नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको किसी ऐसी जगह पर एलोकेट करना, ठीक है? तो अच्छे सही लोगों को सही जॉब के लिए अपॉइंट करना ही इस इंसान का काम है, ठीक है? प्रिपेयरिंग बजट फॉर द डिपार्टमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द डिपार्टमेंट हेड। अब जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, आपके शेफ़ हो गए, रेस्टोरेंट मैनेजर हो गया, बैंक्वेट मैनेजर हो गया, आईआरडी मैनेजर हो गया, कॉफ़ी शॉप मैनेजर हो गया, बार मैनेजर हो गया, तो उन सब लोगों से बातचीत करने के बाद में, उन सब लोगों से एक थोड़ी मीटिंग करने के बाद में, उसके बाद में ये इंसान बजट प्रिपेयर करना शुरू कर देता है,
कि हमने कल इतनी सेल करी थी, आज हम इतनी कर सकते हैं, पिछले महीने इतनी की थी, अब के महीने इतने कर सकते हैं और आगे वाले महीने में इतनी कर सकते हैं। पीछे वाले महीने में हमने इतनी की थी, अब इतनी कर सकते हैं और आगे वाले महीने में हम लोग इतनी सेल कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद में आता है हमारा प्लानिंग मेन्यू फॉर वेरियस आउटलेट्स इन कंसल्टिंग विद शेफ एंड द रेस्टोरेंट मैनेजर। ये सबसे चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि कंसल्टिंग विद द शेफ एंड रेस्टोरेंट मैनेजर्स। तो देखो जब तक आप लोग शेफ से बात नहीं करोगे मेन्यू कंसल्टिंग करते टाइम पे तो आपकी जो आउटपुट आएगी ना वो ज़ीरो आएगी, कॉस्ट आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फ्री फंड में आपका कुछ नहीं होने का नुकसान हो जाएगा। शेफ की सलाह, शेफ की रिकमेंडेशन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि शेफ एक वो बंदा होता है जो एक्चुअल में चीज़ें प्रिपेयर कर रहा होता है। उसको पता होता है कि भाई मेरे इतने ग्राम में मैं इतनी चीज़ें बना सकता हूँ, ठीक है? और इतने ग्राम में अगर इतनी चीज़ें बनेंगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हो रही है, मेरी लेबर कितनी लग रही है, ठीक है? और वो कितने दिन में बनेगी, वेंडर से मैं कितने में परचेज़ कर सकता हूँ, उसकी शेल्फ लाइफ़ कितनी है, तो उस हिसाब से वो शेफ़ अपनी एक फूड कॉस्ट लेके प्रेज़ेंट करता है, ये है। अब मैनेजर क्या करता है रेस्टोरेंट मैनेजर अपनी मार्केटिंग वैल्यू देखते हैं, मार्केट में जो वैल्यू क्या चल रही है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर किस प्राइस पे वो चीज़ें बेच रहे हैं, आपके सप्लायर्स कैसे, वेंडर्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें ना वो सब डिसाइड करके शेफ़, रेस्टोरेंट मैनेजर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मीटिंग के थ्रू अपने एफ&बी मैनेजर को ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके उसके सामने रखते हैं कि नहीं, हम लोग इस कन्क्लूज़न के ऊपर आके पहुँचे हैं कि हम ये डिश ला के रखेंगे अपने पास में और इसको इतने प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है? तो वो होता है मेन्यू डिज़ाइन करना। उसके बाद में आता है डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ टू अचीव द रेवेन्यू टारगेट। ये बहुत सही चीज़ होती है। क्या होता है कि सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ वो होती हैं, सपोज़ आपका कोई फेस्टिवल आ गया, कोई न्यू ईयर डेट आ गई है, 31st की नाइट आ गई है, आपके कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं मनी, घर पे कोई नहीं रहता है, बाहर लोग ज़्यादा रहते हैं। कोई मतलब रिचुअल से रिलेटेड हो गया, रिलीजियस पर्पज़ हो गया, कुछ पार्टियों वाला, वेडिंग्स वाला, ये सब चीज़ें जो होती है ना इन सब के बारे में ध्यान रख के जो होता है कि अपनी प्रमोशन एक्टिविटी कि आपके कॉम्पिटिटर अगेन यही चीज़ें दे रहे हैं, आप और क्या अच्छा दे रहे हो, एडिशनल फीचर आप क्या दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं एफ&बी मैनेजर का काम सोचना, ठीक है? उसके बाद में है एनालाइजिंग सेल्स एंड आइडेंटिफाइंग मार्केट्स। सेम चीज़ है, एनालाइजिंग सेल्स कि मेरी सेल इंक्रीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है और इंक्रीज़ हो रही है तो मैं इसको और 50% और 100% और एक्स्ट्रा कैसे और डबल में कैसे कर सकता हूँ, ठीक है? ये सब उसका एनालाइज़ करना, आइडेंटिफाइंग मार्केट और मार्केट को आइडेंटिफाई करना कि मेरी मार्केट को क्या पसंद है। मेरा जो होटल है, मेरा जो रेस्टोरेंट है, वो किस टाइप की मार्केट में है और यहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं, एज ग्रुप क्या है, इकोनॉमिकल कैसे लोग हैं, वर्किंग कितने हैं, अकेले लोग कैसे कितने रहते हैं कि जो यहाँ पे आएँगे एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद में एंड अ, स्टडिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजीज़ एंड देयर मार्केट शेयर। अच्छा अब हो गया कि जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं उसके बारे में तुमने रीड आउट करना है, ठीक है? अब नामे-गिनामे मतलब आपके आस-पास में जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे 5 स्टार होटल हो, आपको ये एनालाइज़ करना है क्योंकि आजकल ऑनलाइन मेन्यू मिल ही जाते हैं हर किसी न किसी के। तो आप मतलब क्या होता है कि इस बंदे का काम कि उनकी एक चीज़ उठा ली कि सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ डिश बेच रहा हूँ, नूडल बेच रहा हूँ सपोज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नूडल बेच रहा हूँ। नूडल में मैं एक पोर्शन का मैं देता हूँ ₹400, मेरे बगल वाले देते हैं ₹410 का, फिर दूसरे वाले देते हैं ₹450 का, एक देते हैं ₹500 का। बट अगर वो ₹500 का दे रहे हैं, वो साथ में ग्रेवी भी दे रहे हैं, पूरा मील बॉल बना के दे रहे हैं कि भाई हम पूरा कोर्स दे देंगे गेस्ट को। तो ये सब चीज़ें ना आइडेंटिफ़ाई करने की होती है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग क्या कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या हैं। तो आप भी उन्हीं को फ़ॉलो करके आप एनालाइज़ करोगे और उसके बाद में आप अपने एक रिपोर्ट के साथ आओगे कि अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद में आता है आपका लाइज़िंग विद गवर्नमेंट एजेंसीज़। अब आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ क्या होती हैं? सपोज़ आपकी हाइजीन ऑफिसर होते हैं, आपकी एचएस या आपकी होते हैं ना हेसेप वाले, आपकी फूड अथॉरिटीज़ होती हैं, आपके फूड ऑफिसर्स होते हैं, आपकी एक्साइज़ वाले होते हैं जो अल्कोहल की चेकिंग करने के लिए आते हैं। तो इन सब एजेंसीज़ के साथ में डिफरेंट टाइप्स के लाइसेंस होते हैं, आपके अल्कोहल का लाइसेंस, डीजे का एक्स, वाई, जेड, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के साथ में आपको गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ में आपको लाइज़िंग करके रखनी पड़ती है, कोऑपरेट करके रखना पड़ता है, ठीक है? कीपिंग द स्टाफ अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द एफ&बी सेक्टर। अब क्या होता है कि अपने स्टाफ को
कि मतलब आपके F&B में मतलब आज की डेट में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, नई चीज़ें क्या आ गई हैं, उनके बारे में अपने स्टाफ को नॉलेज देना कि भाई आज की कुछ जैसे अब सपोज़ अपनी इंडियन कुछ भी वाइन आ रही है, कुछ भी अल्कोहल से रिलेटेड आ रहा है, फूड इंडस्ट्री में चेंजेज़ आ रहे हैं, उसके बारे में अपनी टीम को अप टू डेट रखना, ये भी F&B मैनेजर का काम है। देन आता है कंट्रोलिंग द 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या आ गए आपकी, आ गई फूड कॉस्ट आ गई, लेबर कॉस्ट आ गई एंड ओवरहेड्स। फूड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आपको समझ में आता है, फूड से रिलेटेड। लेबर कॉस्ट आपकी मैनिंग कितनी है आपके पास में, ओवरहेड्स हो गए आपके इक्विपमेंट का खर्चा हो गया, कुछ नई चीज़ परचेज़ करनी है, कुछ मशीनरी परचेज़ करनी है, कोई खराब हो गई है, मेंटेनेंस का काम है। तो इन सब चीज़ों के, इन सब की कॉस्ट को मैनेज करना F&B मैनेजर का काम है। शेड्यूलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टाफ ऑफ द F&B डिपार्टमेंट, कि अपने स्टाफ के टाइम टू टाइम ट्रेनिंग असाइन करना एक अपने स्टाफ की, ताकि उनकी नॉलेज अच्छे से एनहांस हो सके, कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी चीज़ को लेके या ऑपरेशन में। तो उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी नॉलेज को एनहांस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आता है हमारा कन्वीनिंग मीटिंग विद डिपार्टमेंट हेड्स टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब क्या होता है कि डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे मैनेजर को ये समझ में आ सके कि उसके डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अपने डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहने के लिए डिपार्टमेंटल मीटिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम पर आप अपने स्टाफ की प्रॉब्लम्स को सुन सकते हो। ठीक है, ये मंथली होती है, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ होती है। हर रोज़ F&B मैनेजर की अपने हेड मैनेजर्स के साथ में होती है मीटिंग्स। बाकी जो स्टाफ की मीटिंग होती है, वो मंथली बेसिस पे होती है, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड कि स्टाफ के बीच में क्या चल रहा है, वो क्या चेंजेस चाहते हैं, ब्रेक शिफ्ट का प्रॉब्लम है, सैलरी का प्रॉब्लम है, प्रमोशन का प्रॉब्लम है, कुछ और स्टाफ के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए मंथली मीटिंग होती है। ठीक है। इंश्योरिंग द प्री डिटरमाइंड क्वालिटी ऑफ डिशेज एंड सर्विस ऑफर्ड टू गेस्ट इज मेंटेन्ड। जो आपकी डिशेज़ हैं, सर्विस करने से पहले अगर उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसी नहीं है, और जो गेस्ट को हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अच्छे से मेंटेन हो, स्टैंडर्ड अच्छे से मेंटेन हो, पोर्शन साइज़ अच्छे से हो, मतलब वो गेस्ट खुश होके जाए। ठीक है? ये सब चीज़ें मेंटेन करना उसी का काम है। देन आता है मेंटेनिंग गुड रेपो विद द गेस्ट। अब गेस्ट के साथ में अच्छी रेपो मेंटेन करने के लिए आपको उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक गेस्ट अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए आ रहा है, बर्थडे कोई सेलिब्रेशन है, कोई स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है, तो उस टाइम पे अगर एक सीनियर पर्सन का अगर कनेक्ट हो जाए सीनियर पर्सन, तो उसके लिए वाव हो जाता है कि दैट समवन इज़ टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल अटेंशन। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में आता है हमारा अटेंडिंग मीटिंग कॉल्ड बाय द जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर की के साथ जो मीटिंग होती है, वो भी सब हर डिपार्टमेंट हेड अटेंड करता है मॉर्निंग टाइम में, जिसको मॉर्निंग मीटिंग बोला जाता है, जिसमें यस्टरडे क्या हुआ था, आज क्या होने वाला है, आज की आपकी प्लानिंग क्या है थ्रू आउट द डे, ऑपरेशन से रिलेटेड, ये सब चीज़ें जो है डिस्कस की जाती है मॉर्निंग मीटिंग में। ठीक है। देन उसके बाद में आता है आपका इम्प्लीमेंटिंग हाइजीन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब इम्प्लीमेंटिंग हाइजीन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गया कि आपकी एक प्रॉपर बुक दी जाती है हर एक आउटलेट को, कि आपको इस जो स्टैंडर्ड कंपनी की स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से अपने एरिया को मेंटेन करके रखना होता है। लाइक आपका सर्विंग टेम्परेचर फूड क्या होता है, कुछ भी ड्रिंक्स आपने बनाया है, हॉट है, कोल्ड है, हॉट का सर्विंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कोल्ड का सर्विंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फ्रिज के टेम्परेचर कितने हों। ठीक है। अब की बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें कि आपको मतलब अ, वन बाय वन उसमें मेंशन होता है आपकी बुक में कि आपको इस तरीके से अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलने हैं। ठीक है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स। अब अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना भी F&B मैनेजर का ही काम होता है कि आपको किसको प्रमोट करना है, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, या फिर किसी को कुछ हाइक की ज़रूरत है, कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो इसमें F&B मैनेजर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। देन है स्पीयरहेडिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन इक्विपमेंट, प्रोक्योरमेंट, एक्सपेंशन ऑफ फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स एंड सो ऑन। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, जिसमें आपकी डिसीजन ऑन इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, कि डिसीजन को प्रोक्योर करने के लिए, इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने के लिए, फूड एंड बेवरेज में एक्सपेंशन, और आउटलेट में मैनिंग को लेके, फूड एंड बेवरेजेस को लेके, उसके बाद में इक्विपमेंट को मेंटेन करके रखना, ये सब चीज़ें ना, इनकी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन जो है F&B मैनेजर का काम है। ठीक है। उसके बाद में आता है सिलेक्टिंग सप्लायर्स फॉर किचन कमोडिटीज एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब ये जो चीज़ें इतनी बहुत ज़्यादा मेन होती हैं, ये मेन क्यों होती हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आपका किचन का कमोडिटीज अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं आएगा, प्रिपरेशन के बाद ही वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए किचन के मामले में
इसका F&B मैनेजर का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आ गया आपका अल्कोहलिक बेवरेज। अल्कोहलिक बेवरेज एजेंट्स के साथ में, एजेंसीज़ के साथ में टाई अप करके रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको चीप रेट में आपको प्रोवाइड कर सके और आपको उनसे ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है? और जो भी मार्केट में अच्छी वाली जो ज़्यादा चल रही हैं, कोई भी जैसे वाइन हो गई, बियर हो गई, टैप बियर हो गई, तो गेस्ट बहुत सारे लोग हैं ना प्रेफ़र करते हैं टैप बियर वगैरह को, ठीक है? अब इन सब चीज़ों को क्या होता है कि अल्कोहलिक बेवरेज की आपको प्रॉपर वेंडर भी आपका अच्छे वाला हो, ऐसा ना हो कि फ्रॉड करता हो, उसके प्रॉपर लाइसेंस हो आपके वेंडर का, और आपको जो चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, उनकी मार्केट में भी वैल्यू अच्छी हो, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है F&B मैनेजर का काम होता है देखने का, ठीक है? मुझे आप आई होप कि आपको ये सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ और हेल्प चाहिए होती है कि स्टडी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।